भो छात्राः सुप्रभातम्। अद्य वर्षाकालीन वेलायां भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतं देववाण्याः वादने। अद्य अहं तव समक्षे व्याकरणान्तर्गत सन्धिप्रकरणे चर्तुसन्धिविषये वार्तां करिष्यामि। इतः पूर्वं प्रतिदिनं यावत् एकं श्लोकं तव ज्ञानवर्धनाय। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितां तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणा संसर्गतो देहिनाम्। अयं श्लोकः महाराज भर्तृहरि विरचित नीतिशतकात् उद्धृतः। अस्मिन् श्लोके कविना संगतेः महात्म्यं प्रकटितम्, उदाहरणेन स्पष्टीक्रियते च। हिंदी भाषायाम् अर्थम अवगच्छ। प्यारे बच्चों, ये श्लोक महाराज भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतक नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें सत्संगति के महत्व को प्रकट किया गया है। संगति का मानव जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसको एक बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा स्पष्ट भी किया गया है। आपने हिंदी भाषा में भी सुना होगा, कहा गया है, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। आप जिस प्रकार की संगति में बैठेंगे, जैसी आप संगति करेंगे, उसका फल आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। कितने सुंदर उदाहरण के द्वारा कवि ने इसमें स्पष्ट किया है। आइए देखते हैं। आपने जल की बूंद देखी होगी, शीतल होती है, प्यास बुझाती है, लेकिन वही पानी की बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है, गर्म लोहे के पात्र पर पड़ती है, तो उसका नाम भी पता नहीं चलता। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते। उसका नाम निशान भी मिट जाता है। लेकिन वही पानी की छोटी सी बूंद जब कमलिनी पर पड़ती है, कमल के पत्ते पर पड़ती है, कमल पत्र पर पड़ती है, तो मुक्ताकार का रूप ले लेती है, मुक्ताकार रूप में परिवर्तित हो जाती है, मोती जैसी दिखने लगती है। आपने देखा होगा कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंद कैसी हिलती डुलती है, नृत्य करती है, और उस कमल पत्र का स्पर्श भी नहीं करती। लेकिन वही पानी की बूंद जब सागर में शुक्ति के अंदर पड़ती है, जिसको आप सुत्ती भी कहते हैं बहुत जगह, तो उस शुक्ति में जब पड़ती है तो वही मोती का वास्तविक रूप ले लेती है, सच्चा मोती बन जाती है। जो कमल पत्र पर मोती जैसी दिखती थी, वही सागर की शुक्ति के अंदर प्रवेश कर मोती ही बन जाती है। ये संगति का प्रभाव रहा। 3 प्रकार के उदाहरण आपने 3 स्थान पर देखा। उस बूंद का क्या प्रभाव पड़ा बूंद पर, कि वही बूंद गर्म तवे पर क्षण से समाप्त हो गई, उसका जीवन ही समाप्त हो गया। लेकिन वही बूंद मोती जैसी लगने लगी कमल पत्र पर, लेकिन वही बूंद मोती ही बन गई सागर की शुक्ति में। इसी प्रकार से मनुष्य जब जहाँ जैसी संगति करता है, उसका भी प्रभाव उस पर तत्काल पड़ता है। प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणाः संसर्गतो देहिनाम्। शरीरधारी मनुष्य उस संगति के प्रभाव से कैसे बच सकता है? प्रायः उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं, वो वास्तव में संगति के प्रभाव से ही बनते हैं। तो इस श्लोक का संदेश यही है कि हमें अच्छी संगति करनी चाहिए, ताकि अच्छे गुण हमारे अंदर निखरें, पड़ें और हमारा जीवन अच्छा बने, हमारा चरित्र अच्छा बने, हमारा व्यक्तित्व अच्छा बने। इसलिए हमें अच्छी संगति करनी चाहिए। तो इस श्लोक के बाद आइए चलते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण में जैसा हमने बताया, आज हम चर्तु संधि के विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम अस्य संधेय सूत्रम,
चर तो संदेह सूत्रम अस्ति खरि च स्वपुस्तिकाम उद्घाट्य लिखत खरि च। अस्य तात्पर्यम् अस्ति यदि झल वर्णानाम अंतरम खर प्रत्याहारस्य वर्णाः आयान्ति तत् झल प्रत्याहारस्य वर्णानाम स्थाने चर प्रत्याहारस्य वर्णाः जायन्ते। हिंदी भाषायाम अगर झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर चर प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, और इसको साधारण तरीके से समझ लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। झल प्रत्याहार में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण, इसके अलावा तीनों प्रकार के श और हा वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण आता है, इसके अलावा श आते हैं तीनों। और चर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का प्रथम वर्ण आता है। ठीक है, तो अगर किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है, उसके बाद खर प्रत्याहार का माने पहला, दूसरा वर्ण आता है या सा आते हैं तीनों में से कोई, तो चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। ठीक है, झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर। उदाहरण के द्वारा आप समझ जाएंगे। आप समझिए, पहला उदाहरण है उद प्लस स्थापनम। यहाँ पर देखिए प्लस से पहले द आया हुआ है, ये झल प्रत्याहार का वर्ण है। ठीक है, अब इसके आगे था आया है, ये खर प्रत्याहार का वर्ण है, था दूसरा वर्ण है। तो नियमानुसार इस खरिच नियम के अनुसार द के स्थान पर इसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, वही चर प्रत्याहार का वर्ण होगा। पहला कौन सा होगा? था द। तो उत प्लस उत्थापनम लिख दीजिए आप। द के स्थान पर ता कर दो तो उत्थापनम। ठीक है, उद प्लस स्थापनम बराबर उत्थापनम, उठाना, उत्थापन करना। उद प्लस स्थापयति, इसी तरह से ये भी है, यहाँ भी वही शर्त है, वही नियम है। द के बाद में था आया है, माने झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आया है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा पहला, तो उत और आगे थापयति, उत्थापयति। ठीक है, उद प्लस थापयति बराबर उत्थापयति। ठीक है, अगला उदाहरण है लभ प्लस स्यते। यहाँ पर प्लस से पहले भावर्ण, ये झल प्रत्याहार का है, उसके आगे खर प्रत्याहार का सा आया हुआ है, तो इस खरिच नियम के अनुसार भा के स्थान पर इसी का पहला वर्ण माने प हो जाएगा, प फ ब भ। तो प हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? लप स्यते, लप्स्यते। ठीक है, इसी तरह से दिग्पाला है, यहाँ पर भी जो प्लस से पहले ग है, ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, आगे प ये आया है आपका खर प्रत्याहार का वर्ण, तो इसके ग के स्थान पर पहला वाला वर्ण क हो जाएगा, तो बराबर दिक्पाला हो जाएगा। दिक्पाला, दिक्पाला। इस का को हलंत लगा के भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बीच ऐसे लिख रहे हैं, इसको बीच में आ रहा है इसलिए का आधा बना दिया, दिक्पाला। तो दिक्पाला का मतलब होता है दिशाओं का स्वामी, लप्स्यते का मतलब होता है प्राप्त करना, उत्थापित का मतलब उठाता है, और उत्थापनम माने उठाना। तो ये इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे। एक बार इसको हम फिर रिपीट करते हैं, आप समझ लीजिए। चर तो संधि का सूत्र है खरिच। इसका तात्पर्य है अगर झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर चर प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। अर्थात अगर किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए, उसके बाद में पहला, दूसरा वर्ण आए, ठीक है, वर्ग का, तो उस पहले वाले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? चर प्रत्याहार का वर्ण, अर्थात उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। अब उदाहरण से उद प्लस स्थापनम बराबर उत्थापनम, यहाँ दा के स्थान पर ता हो गया तो उत्थापनम बन गया। यहाँ भी उद प्लस स्थापित बराबर उत्थापित, उसी तरह का उदाहरण है। ये लभ प्लस स्यते, यहाँ भा के बाद सा आया है, तो इस भा के स्थान पर पहला वाला चर वर्ण प होगा, तो लप्स्यते। ठीक है,
दिग प्लस पालः तो बराबर दिक्पालः, यहाँ पर गा के स्थान पर पहला वर्ण क हो जाएगा तो दिक्पालः हो गया। ठीक है, दिशाओं के स्वामी दिक्पाल। अब इसके अलावा आप अपनी पुस्तक में भी खोजेंगे, आपको बहुत सारे उदाहरण चरत संधि के मिलेंगे, उनको आप करिएगा। उदाहरण के लिए मैंने कुछ आपके लिए गृह कार्य दे दिया है, इसमें 4 उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, ये आप घर में करिएगा तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा और ये संधि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा, इस संधि का भी कोई न कोई उदाहरण परीक्षा में अवश्य आता है। ठीक है, तो गृह कार्य के लिए आप ये लिखिए, उद प्लस तंभनम, इनकी आप संधि करेंगे, उद प्लस स्थापकः, उद प्लस तंभते और युयुध प्लस सा। ठीक है, तो इसको आप गृह कार्य के रूप में आप लिखिए, इसको आप करिएगा घर में और इसकी आप प्रैक्टिस, इसका अभ्यास फिर से करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।